भू संसाधन तथा कृषि। आपने अपने चारों ओर भूमि के कई उपयोग देखे होंगे। पृथ्वी के कुछ भाग पर नदियां हैं, कुछ पर वृक्ष हैं तथा कुछ पर सड़कें व इमारतें निर्मित हैं। विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न कार्यों हेतु उपयोगी है। इस प्रकार मनुष्य भूमि को उत्पादन, रहने तथा नाना प्रकार के मनोरंजन कार्य हेतु संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। आपके स्कूल की इमारत, सड़कें जिन पर आप यात्रा करते हैं, क्रीड़ा उद्यान जहां आप खेलते हैं, खेत जिन पर फसलें उगाई जाती हैं एवं चारागाह जहां पशु चरते हैं, आज भूमि के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित करते हैं। भू उपयोग वर्गीकरण। भू राजस्व विभाग भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेखा रखता है। भू उपयोग वर्गों का योग कुल प्रतिवेदन रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। क्या आपने कभी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों का प्रयोग किया है? भू राजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित है तथा यह अस्थायी है। आप भू उपयोग वर्गीकरण के विषय में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण निम्न प्रकार है। वन के अधीन क्षेत्र, फॉरेस्ट। यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत इन क्षेत्रों का सीमांकन इस प्रकार किया जाए वन विकसित हो सके। भू राजस्व अभिलेखों में इस परिभाषा को सतत अपनाया गया है। इसी प्रकार इस वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ वास्तविक रूप से वन पाया जाएगा। दूसरा, बंजर व व्यर्थ भूमि, बर्नर एंड वेस्टलैंड। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल, खड्डा आदि को कृषि अयोग्य भूमि, अयोग्य व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया गया है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। इस संवर्ग में बस्तियां, ग्रामीण व शहरी अवसंरचना, सड़कें, नहरें आदि उद्योगों, दुकानों आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित हैं। द्वितीयक व तृतीयक कार्यकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग के भू उपयोग में वृद्धि होती है। अस्थायी चारागाह क्षेत्र, परमानेंट प्लास्टर्स। इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इसी भूमि का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। विविधक तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, एरिया अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, जो बोए गए निविल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष हैं। इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कल्चर एबल वेस्टलैंड, वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक यहाँ या अधिक समय तक परती या कृषि रहित है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्धार तकनीकी द्वारा इसे सुधार पर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान परती भूमि, करंट फॉलो, वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान परती भूमि कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि पर परती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। पुरातन परती भूमि, फॉलो अदर देन करंट फॉलो, यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। निवल बोया क्षेत्र, नेट एरिया स्नो, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू उपयोग परिवर्तन। किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं
की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर निर्भर है। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधन की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से अस्थायी है। हमें भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को समझना चाहिए, जो निम्न प्रकार है। अर्थव्यवस्था का आकार, जिससे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जाता है, समय के साथ बढ़ता है, जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इसी से मिलती जुलते कारक पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। दूसरे शब्दों में द्वितीयक व तृतीयक सेक्टर में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देशों में एक सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होती है। आप पाएंगे कि इस प्रकार की परिवर्तन शहरों के चारों तरफ अधिक तीव्र है, जहां कृषि भूमि की इमारतों के लिए उपयोग किया जा रहा है। तीसरा, यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है, भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण प्रायः विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता है। वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है, प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। ये भारत में भू उपयोग के अनुपात के आंकड़े 1950 से 51 और तथा 2014 से 15 के बीच में क्षेत्र का प्रतिशत 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50 तक दिया गया है। वन, जिसमें 17% और 23.3%। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि 3.2, 8.7, बंजर व व्यर्थ भूमि 13.7, 5.5, अस्थायी चारागाहें 2.3, 3.3, फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र 6.9, एक कृषि योग्य व्यर्थ भूमि 8.4, वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रति भूमि 6.1, 3.6, वर्तमान प्रति भूमि 3.7, 4.9, नीवल बोया क्षेत्र 41.7, 45.5। काले रंग वाले जो 2014 से 15 के बीच को प्रदर्शित करता है। सफेद रंग वाला 1950 से 51 के बीच के चित्र को प्रदर्शित करता है। क्रियाकलाप वर्ष 1950 से 51 तथा 2014 से 15 में बदले भू उपयोग आंकड़ों का तुलनात्मक वर्णन करें। पिछले 4 या 5 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव आए हैं तथा इसने देश के भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित किया है। वर्ष 1950 से 51 तथा 2014 से 15 के दौरान हुए इस परिवर्तन को चित्र 5.1 में दर्शाया गया। इस आरेख को समझने में 2 बातें ध्यान रहे। पहला, चित्र में प्रदर्शित प्रतिशत अभिलेख रिपोर्टिंग के संदर्भ में आलेखित है। दूसरा, चूंकि रिपोर्टिंग क्षेत्र भी कुछ वर्षों से अपेक्षाकृत अस्थायी है, अतः एक संवर्ग में कमी प्रायः दूसरे संवर्ग में वृद्धि दिखाता है। चित्र 5.1 में यह पता चलता है कि 4 संवर्गों में वृद्धि व 400 वर्ग के अनुपात में कमी दर्ज की गई है। वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रति भूमि, निवेल बोया क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है। वृद्धि के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्रों में वृद्धि दर अधिकतम है। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है, जिसका निर्भरता औद्योगिक व सेवाएं सेक्टरों तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार का उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त गांवों व शहरों में बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में विस्तार से भी इसमें वृद्धि हुई है। तथा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि की हानि पर हुआ है। जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई, न कि देश में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्रों के कारण। वर्तमान प्रति भूमि में वृद्धि के 2 कारणों से समझा जा सकता है। वर्तमान प्रति क्षेत्र में समय अनुसार काफी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है, जो वर्षा की अनियमितता तथा फसल चक्र पर निर्भर है। कृषि
हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान घटना है। इससे पहले निवल बोए गए क्षेत्र में धीमी गति से ह्रास दर्ज किया जाता है। ऐसे संकेत हैं कि निवल बोए गए क्षेत्र में न्यूनतम का कारण है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि थी। अपने गांव तथा शहर में कृषि योग्य भूमि पर बढ़ते भवन निर्माण कार्यों के विषय में लिखें। वे 4 भू उपयोग संवर्ग जिनमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है: बंजर व्यर्थ भूमि व कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, चारागाहों तथा तरु फसलों के अंतर्गत क्षेत्र तथा प्रति भूमि। इनके घटते क्रम की व्याख्या निम्न कारणों द्वारा की जा सकती है। समय पहला, समय के साथ जैसे जैसे कृषि गैर कृषि कार्यों में हेतु भूमि पर दबाव बढ़ता वैसे वैसे व्यर्थ एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में समयानुसार कमी इसकी साक्षी है। चारागाह भूमि में कमी का कारण कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव है। साझी चारागाहों पर गैर कानूनी तरीके से कृषि विस्तार ही इसका न्यूनता का मुख्य कारण है। क्रियाकलाप वास्तविक वृद्धि और वृद्धि दर में क्या अंतर है? 1950 से 51 तक 2014 से 15 के आंकड़ों के नियमानुसार भूमि उपयोग के सभी वर्गों की वास्तविक वृद्धि व वृद्धि दर के विषय में बताइए। परिशिष्ट तालिका 24 परिणाम की विवेचना कीजिए। अध्यापक के लिए वास्तविक वृद्धि की गणना के लिए 2 समय कालों के उपयोग वर्गों का अंतर निकालें। वृद्धि दर की गणना हेतु सामान्य वृद्धि दर अर्थात दोनों वर्षों के आंकड़ों का अंतर निकालकर उसे आधार वर्ष यानी 1950 से 51 के आंकड़ों से विभाजित करें। जैसे निवल बोया गया क्षेत्र 2014 से 15 माइनस निवल बोया गया क्षेत्र 1950 से 51 बटे निवल बोया गया क्षेत्र 1950 से 51 गुणे 100। साझा संपत्ति संसाधन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जाता है: निजी भू संपत्ति तथा साझा संपत्ति संसाधन CPRS। पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है। दूसरे वर्ग की भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती है। साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन उत्पादन जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधि पौधे आदि उपलब्ध कराती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे किसान तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर है। महिलाओं के लिए भी इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा व ईंधन, लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इन भूमियों में कमी से उन्हें चारे तथा ईंधन की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता है। साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है, जहाँ सभी सदस्यों को इसके उपयोग का अधिकार होता है तथा किसी विशेष के संपत्ति अधिकार न होकर सभी सदस्य के कुछ विशेष कर्तव्य भी हैं। सामुदायिक वन, चारा गांवों, ग्रामीण जल क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधन के ऐसे उदाहरण हैं जिसका उपयोग एक परिवार से बड़ी इकाई करती है। यही उसके प्रबंधन के दायित्व का निर्वहन करती हैं। भारत में कृषि भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतः भूमि पर आधारित है। जब अन्य शब्दों में कृषि उत्पाद में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहां की गरीबी से संबंधित है। भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादन तो प्रभावित करती है जो अन्य कार्यों में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी है तथा प्राकृतिक आपदाओं या निजी विपत्तियों में एक सुरक्षा की भांति है एवं समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। समस्त कृषि भू संसाधनों का अनुमान अर्थात समस्त कृषि योग्य भूमि, निवाला बोया गया क्षेत्र तथा सभी प्रकार की प्रति भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमियों के योग से लगाया जा सकता है। तालिका 5.1 से यह निष्कर्ष निकलता है कि पिछले वर्ष में समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र
से कृषि भूमि का प्रतिशत कम हुआ है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में कमी के बावजूद कृषि योग्य भूमि में कमी आई है। उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि भारत में निवला बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित हैं, अतः भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकास करना आज अत्यंत आवश्यक है। यह तालिका 5.1 समस्त कृषि योग्य भूमि की संरचना, कृषि योग्य भू उपयोग वर्ग, रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का प्रतिशत, समस्त कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत, कृषि योग्य बंजर भूमि 1950-51 में 8%, 2014 से 15 में 4%, 1950 से 51 में 13.4%, 2014 से 15 में 6.8%, पुरातन पर्तीय भूमि 6.1, 3.6, 10.2, 6.3, वर्तमान पर्तीय भूमि 3.7, 4.9, 6.2, 8.4, निवला बोया गया क्षेत्र 41.7, 45.5, 70.0, 78.4, सकल कृषि योग्य भूमि 59.5, 58.0, 100 प्रौद्योगिकी दो भागों में बांटी जा सकती है। पहला वह जो प्रति इकाई भूमि में सफल विशेष की उत्पादन तथा दूसरे प्रौद्योगिकी जो एक कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग से सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाए। दूसरी प्रौद्योगिकी का लाभ यह है कि इसमें सीमित भूमि से भी कुल उत्पादन बढ़ने के साथ श्रमिकों की मांग भी पर्याप्त रूप से बढ़ती है। भारत जैसे देश में भूमि की कमी तथा श्रम की अधिकता है। ऐसी स्थिति में फसल संघनता की आवश्यकता केवल भूमि उपयोग हेतु वांछित है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसे आर्थिक समस्या को भी कम करने के लिए आवश्यक है। फसल गहनता की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। कृषि गहनता अर्थात सकल बोया गया क्षेत्र बटे निवल बोया गया क्षेत्र गुणे 100। भारत में फसल ऋतुएं हमारे देश के उत्तर व आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं खरीफ, रबी और जायद के नाम से जानी जाती हैं। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित हैं जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर आदि। रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। इस प्रकार कम तापमान, शीतोष्ण तथा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसलें जैसे गेहूं, चना तथा सरसों आदि फसलों की बुआई में सहायक हैं। जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होता है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां व चारे की फसलें की कृषि सिंचित भूमि पर की जाती हैं। यदि इस प्रकार की पृथक फसल ऋतुएं देश के दक्षिण भाग में नहीं पाई जाती हैं, यहाँ का अधिकतम तापमान वर्षा भर भी उष्णकटिबंधीय फसलों की बुआई में सहायक है। इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए देश के इस भाग में जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, एक कृषि वर्ष को एक ही फसल 3 बार उगाई जा सकती है। कृषि के प्रकार आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि तथा वर्षा निर्भर बोरानी कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। सिंचित कृषि में सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है, जैसे रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना, जिसका अभिप्राय यह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। उत्पादन सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी। भारतीय कृषि ऋतुएं प्रमुख फसलें कृषि ऋतु उत्तर भारत राज्य, दक्षिण भारत राज्य खरीफ की फसलें जून से सितंबर, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, तूर, चावल, मक्का, रागी, ज्वार तथा मूंगफली। रबी अक्टूबर से मार्च, गेहूं, चना, तरोई, सरसों, जौ, चावल, मक्का, रागी, मूंगफली। जायद अप्रैल से जून, वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें, चावल, सब्जियां, चारा फसलें उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। उत्पाद सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की उपेक्षा अधिक होती है। वर्षा निर्भर कृषि भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्र मात्रा के आधार पर 2 वर्ग शुष्क भूमि कृषि तथा आर्द्र भूमि कृषि में बांटी जाती है। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 डिग्री सेंटीमीटर
75 सेंटीमीटर से कम है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने की सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ग्वार चारा फसलें आदि उगाई जाती हैं तथा इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होती हैं। ये प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना आदि तथा तेज पानी की जलवायु कृषि भी की जाती है। खदान फसलें। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खदानों की महत्ता को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खदान फसलें उगाई जाती हैं। देश के सभी भागों में खदान फसलें प्रमुख हैं, भले ही वहाँ जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था या व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया जाता है। अनाज। भारत में कुल बोए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पादन करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरा स्थान पर है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है जिन्हें उत्तम अनाज, चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य अनाजों का विवरण निम्न प्रकार है। चावल। भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। यद्यपि यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती हैं। इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक एवं पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तरीय राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिमी बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि क्षेत्र में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं जिन्हें ओस, अमन और बोरा कहा जाता है, परंतु हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिम भागों में यह दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। भारत विश्व का 21.6% चावल उत्पादन करता है तथा चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान। 2016 देश के कुल बोए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब है। चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्य में अधिक है। इसमें से पहले 4 राज्यों में लगभग संपूर्ण चावल क्षेत्र सिंचित है। पंजाब व हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है। हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब के सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि 1970 से प्रारंभ की गई। उत्तम किस्म के बीजों अपेक्षाकृत अधिक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग एवं शुष्क जलवायु के कारण चित्र में प्रदर्शित भारत के दक्षिण भाग में चावल की रोपाई करते हुए दिखाए गए हैं। फसलों से रोग प्रतिरोधक आदि कारक इस प्रदेश में चावल की अधिक पैदावार की उत्तरदायी हैं। इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व ओडिशा के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। मानचित्र में भारत का चावल क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। ये काले रंग वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। आइए थोड़े हल्के रंग वाले गौण क्षेत्र में से प्रदर्शित किया गया है। गौण क्षेत्र भी जिसमें कम पैदावार होती है चावल के वितरण के लिए प्रदर्शित किया गया है। गेहूं। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरी प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का 12.3% गेहूं उत्पादन करता है। 2016 यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसे शरद अर्थात रबी ऋतु में बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक केंद्रित है, अर्थात उत्तर गंगा का मैदान, मालवा पठार तथा हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 मीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र है। रबी फसल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्रों में यह वर्षा पर निर्भर फसल है। देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान है। पंजाब व हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार में प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्यम स्तर की है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश
तथा जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि वर्षा आधारित है तथा उत्पादन कम होता है। ज्वार देश के कुल बोए क्षेत्र का 16.5% भाग को मोटे अनाज बोए जाते हैं। इनमें ज्वार प्रमुख है, जो कुल बोए क्षेत्रों के 5.3% भाग पर बोया जाता है। यह दक्षिण व मध्य भारत की अर्धशुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश की आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादन राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। दक्षिण राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, परंतु उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है तथा मुख्यतः 4 फसलों के रूप में उगाई जाती है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फसल है तथा यहाँ इसकी उत्पादकता कम है। बाजरा भारत के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यह फसल देश के बोए कुल बोए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। बाजरा उत्पादन प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा वर्षा निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है तथा इससे अधिक उतार चढ़ाव है। कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्म के आगमन से तथा गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि मिट्टी व अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह फसल कुल बोए क्षेत्र के केवल 3.6% भाग पर बोई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। यह पूर्वीय तथा उत्तर पूर्वीय भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान व उत्तर प्रदेश है। अन्य मोटे अनाज की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है। इसकी पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है, जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। दालें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के प्रमुख संगठन है। ये फलदारी फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगिकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता बढ़ाती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश में दालों की अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिमी के शुष्क भागों में की जाती है। देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसलें होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है तथा इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। इस फसल को मानचित्र में भारत में गेहूं के बोए गए क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है, जो काले रंग वाले हैं प्रमुख क्षेत्र हैं और हल्के रंग वाले गौण क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। गेहूं का वितरण समान रूप से नहीं है। सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछार या 1 या 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से चने की फसल क्षेत्र में कमी आई है तथा इसके स्थान पर गेहूं की फसल बोई जाती है। अब देश के कुल बोए क्षेत्र के केवल 2.8% भाग पर ही चने की खेती की जाती है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान है। इसकी उत्पादक कम है तथा सिंचित क्षेत्रों में भी इसकी उत्पादकता में एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच उतार चढ़ाव पाया जाता है। अरहर, तूर यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। यह लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जानी जाती है। यह देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों पर तथा सीमांत भू क्षेत्रों पर बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। देश के अरहर की कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र से आता है। अन्य प्रमुख उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश हैं। इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम तथा अनियमित है। क्रियाकलाप विभिन्न खाद्यान्नों में अंतर स्पष्ट करें। विभिन्न प्रकार के अनाजों को मिश्रित करें तथा उनमें से दालों व अनाजों को पृथक करें। मोटे व उत्तम अनाज को भी अलग करें। तिलहन खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मालवा पठार, मराठावाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। देश के कुल 700 क्षेत्रों की लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरियां, सरसों,
सोयाबीन तथा सूरजमुखी सम्मिलित है। मूंगफली भारत विश्व में 16.6%। मूंगफली का उत्पादन करता है। 2016 में यह मुख्यतः की वर्षा आधारित शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, परंतु दक्षिण भारत में यह रबी ऋतु में बोई जाती है। यह देश की कुल शस्य क्षेत्रों के 3.6% क्षेत्र पर फैली है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु में जहां भी यह फसल आंशिक रूप से सिंचित है, वहां इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है, परंतु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इसका पैदावार कम है। तोरिया व सरसों तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे राई, सरसों, तोरिया या तारामीरा आदि। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में रबी में बोई जाती हैं। ये फसलें पाले सहन नहीं कर सकती हैं तथा इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव है, परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग सिंचित है। तिलहन देश के कुल शस्य क्षेत्र के केवल लगभग 2.5% भाग पर ही बोए जाते हैं। इसके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है तथा अन्य प्रमुख उत्पादन राज्य हरियाणा तथा मध्य प्रदेश है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादक हरियाणा तथा पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक। अन्य तिलहन सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्यों मिलाकर देश के का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी की फसल का सांद्र राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में, अमरावती में महाराष्ट्र में सोयाबीन का बीजारोपण करते हुए कृषक के दृश्य दिखाई गई है। भारत में कपास व जूट के केंद्र दिखाए गए हैं। ये जूट के जो निशान वाले जूट के क्षेत्र दिखाए गए हैं और ये किनारे वाले कपास के लिए लाइन वाले दिखाई गई हैं। कपास की खेती के लिए जो कि बीच में वाले क्षेत्र में मैक्सिमम होता है। कपास और जूट का वितरण भारत चित्र 5.6 में प्रदर्शित है। देश के उत्तरी भागों में यह एक गौण फसल है, लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इनका उत्पादन अधिक है। रेशेदार फसलें ये फसलें हमें कपड़े, थैला, बोरा व अन्य कई प्रकार के सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करते हैं। कपास व जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई। भारत छोटे रेशे वाले भारतीय व लंबे रेशे वाले अमेरिकन दोनों प्रकार के कपासों के उत्पादन करता है। अमेरिका कपास को देश के उत्तरी पश्चिम में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। देश के समस्त बोए क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। कपास की खेती चित्र 5.2 में प्रदर्शित है। के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर राजस्थान है। पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र तथा दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के पठारी भाग सम्मिलित हैं। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा है। देश के उत्तर पश्चिम सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला व बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल तथा इससे स्पर्शीय पूर्वीय भागों की एक व्यापारिक फसल है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में चला गया। आज भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। बिहार व असम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। यह देश के कुल क्षेत्र के 0.5% भाग पर ही बोया जाता है। अन्य फसलें गन्ना, चाय तथा कॉफी भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जा सकती है। गंगा सिंधु के मैदानी भागों में इसका अधिकतर बुआई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र व गुजरात तक विस्तृत है। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सिंचाई वाले भागों में की जाती है। चित्र में प्रदर्शित गन्ने की खेती का दृश्य दिखाया गया है।
भारत में गन्ने के उत्पादन के लिए मैप में काले रंग वाले प्रमुख क्षेत्र के लिए दिखाए गए हैं और हल्के रंग वाले के लिए प्रदर्शित, मतलब इस वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हो गया, इधर गुजरात साइड में हो गया, गन्ने का वितरण प्रदर्शित किया गया है। ब्राजील भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश था। 2016 में यह विश्व के 19% गन्ने के उत्पादन होता है। देश के कुल शासीय क्षेत्रों में 2.4% भाग पर ही इसकी कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हैं। जहां इसका उत्पादन स्तर अधिक है। उत्तर भारत में इसका उत्पादन कम है। चाय एक ऐसा रोपण कृषि है जो पेय पदार्थों के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि चाय की हरी पत्तियां किण्वित होती हैं। चाय पर पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तारंगित भागों पर अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। भारत में चाय की खेती 1840 में आसपास के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। बाद में इसकी कृषि पश्चिमी बंगाल के उप हिमालयी भागों, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कुछ बिहार जिले में प्रारंभ की गई। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 21.1% चाय का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग दृश्य में प्रदर्शित चाय की खेती दिखाई गई है घटा है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व का दूसरा स्थान है। 2016 में असम के कुल शास्य क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है तथा देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम में पैदा होते हैं। चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु हैं। काफी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका है। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है, परंतु भारत में विश्व का केवल 3.7% कॉफी का उत्पादन होता है। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया तथा होंडुरास के बाद भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 2016 कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। भारत में कृषि विकास स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि का एक जीविकोपार्जी अर्थव्यवस्था जैसी थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय था। यह समय भयंकर अकाल व सूखे का साक्षी है। देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्रों का अनुपात कम रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए। पहला, व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों का उगाया जाना। दूसरा, कृषि घनता को बढ़ाना तथा तीसरा, कृषि योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। प्रारंभ में इसी नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP प्रारंभ किए गए, परंतु 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकालों से देशों में अन्य संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। चित्र में प्रदर्शित भारत में चाय और कॉफी के लिए दृश्य में दिखाई गई हैं, जो इधर असम के साइड की तरफ दिखाई गई हैं चाय के लिए, और कॉफी के लिए नीचे वाले में दिखाई गई हैं। चाय और कॉफी का वितरण भारत के चित्र में प्रदर्शित है। 1960 के दशक के मध्य गेहूं मैक्सिको तथा चावल फिलीपींस की किस्में जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थी कृषि के लिए उपलब्ध हुई। भारत ने इसका लाभ उठाया तथा पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ इन उच्च उत्पादन की किस्मों HYV को अपनाया। नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता
हेतु सिंचाई से निश्चित जल आपूर्ति पूर्व अपेक्षित थी। कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश जैसे उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास का प्रोत्साहन दिया। कृषि विकास की इस नीति से देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता निर्भर हुआ, लेकिन प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी। फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। ऐसे 1970 के दशक के अंत तक रहा तथा 1980 के आरंभ में इसके पश्चात यह प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के भागों में फैली। 1980 के दशक में भारत योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किए। इसने कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया। 1990 के दशक के उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को भी प्रभावित किया। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSA सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कृषि को अधिक विशिष्ट, अस्थायी, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थान विशिष्ट एकीकृत सामग्री कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर और उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना तथा सरकार के परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास। पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। बहुत सी फसलें जैसे चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। अन्य फसलों मुख्यतः गन्ना, तिलहन तथा कपास के उत्पादन में प्रशासनिक वृद्धि हुई है प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। सिंचाई के प्रसार ने देशों के कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खाद, कीटनाशकों और मशीनरी के प्रयोग के लिए आधार प्रदान किए। भारत का किसान पोर्टल कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए किसान पोर्टल किसानों के लिए एक मंच है। किसानों के बीमा, कृषि भंडारण, फसलों विस्तारण गतिविधियों, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। उर्वरकों, बाजारों, मूल्य पैकेजों और प्रथाओं, कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण भी दिए गए हैं। मिट्टी की उर्वरता भंडारण, बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर का विवरण, प्रशिक्षण आदि एक इंटरएक्टिव मानचित्र में उपलब्ध है। उपयोगकर्ताओं फार्म फ्रेंडली हैंडबुक, योजना दिशा निर्देश आदि भी डाउनलोड कर सकते हैं। रोड टिल ड्रिल मशीन का दृश्य दिखाया गया। रोड टिल ड्रिल एक आधुनिक कृषि उपकरण का दृश्य 5.12 में प्रदर्शित। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुआ। पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में भी 15 गुना वृद्धि हुई। चूंकि उत्तम बीज के किस्मों में कीट प्रतिरोधकता कम है, अतः देश के 1960 के दशक में कीटनाशकों की खपत में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। भारतीय कृषि की समस्या। कृषि परिस्थितियों तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। अतः देश की अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक हैं, तथापि कुछ समस्याएं सर्वव्यापी हैं, जिसमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध शामिल हैं। इन समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है। अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरी तरफ राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम तथा अत्यधिक अविश्वसनीय है। अधिक वर्षीय वर्षा वाले क्षेत्रों में भी काफी उतार चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा व बाढ़ दोनों सुवेद है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है, लेकिन यहाँ यदा कदा बाढ़ भी आ जाती है। वर्ष 2006 और 2017 में महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में आई आकस्मिक बाढ़ इस परिघटना का उदाहरण है। सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट बने हुए हैं।
निम्न उत्पादन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों का उत्पादन कम है। भारत में अधिकतर फसलें जैसे चावल, गेहूं, कपास व तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालें तथा तिलहन की खेती की जाती है तथा यहाँ इनकी उत्पादकता बहुत कम है। शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादन कम क्यों है? वित्तीय संसाधन की बाधाएं तथा ऋणग्रस्तता। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। सीमांत और छोटे किसानों को कृषि बचत बहुत कम या न के बराबर है। अतः वे सघन संसाधन के दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ है। इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं तथा महाजनों से ऋण लेते हैं। कृषि से कम होती आय तथा फसलों के खराब होने से वे कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्त के क्या गंभीर परिणाम है? क्या आप मानते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या ऋणग्रस्तता का परिणाम है? भूमि सुधारों की कमी। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणाली माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः फलीभूत नहीं हुए। अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने से टाल मटोल किया। भूमि सुधार के लागू न होने के परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिससे कृषि विकास में बाधा रही। छोटे खेत तथा विखंडित जोत। भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भू जोत हैं और लगभग 40% किसान की जोतों का आकार तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार और भी सिकुड़ रहा है। इसके अतिरिक्त ऑयल सीड्स में भी लॉस वार टू द शुगर कैन पल्स। प्लानिंग द कमीशन लैंड विड्रॉभा एंड एयर। बिहारों में बनेगा कृषि क्षेत्र। वांट एडवाइजर अगेंस्ट बी कॉटन इन द रीजन इन वेस्टर्न यूपी शुगर कैन इज लाइफ। आर्थिक सुधार का हम सफर बनने की उम्मीद भी सजोए। कच्चे माल की कमी से अखरोट के निर्यातों में बाधा। क्या आपने कृषि क्षेत्र एवं फसलों के प्रतिरूप में आय परिवर्तन पर ध्यान दिया है? कक्षा में परिचर्चा कीजिए। भारत में अधिकतर भूजोत बिखरे हुए हैं। कुछ राज्यों में तो एक भी बार चकबंदी नहीं हुई। वे राज्य जहां एक बार चकबंदी भी हो चुकी है वह पुनः चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया में भूजोतों का दोबारा विखंडन हो गया है। विखंडित व छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हैं। वाणिज्यिक वाणिज्यिकरण का अभाव। अधिकतर किसान अपनी जरूरत या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है। अधिकतर उपांत तथा छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं जो उनकी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता है। यद्यपि शिक्षित क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण हो रहा है। व्यापक अल्प रोजगारी। भारतीय कृषि में विशेषकर अशिक्षित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में तीव्र बेरोजगारी है जो 4 से 8 महीने तक गहरी तक रहती है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं है। अतः कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होते। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास के दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुआ है। समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। यह गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इसमें मृदा उर्वरता क्षीण हो सकती है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांता, लवणता तथा मृदा क्षारकता के कारण बंजर हो चुका है। कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीली तत्वों का सांद्रण हो गया है। सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूपण के दलहन लेग्यूम विस्थापित हो गया है।
गई है तथा बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से प्रति भूमि में काफी मात्रा में कमी आई है, जिससे भूमि में पुनः उर्वरता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है, जैसे नाइट्रोजन यौगीकरण। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व शुष्क शुष्क क्षेत्र भी कई प्रकार की भूमि निम्नीकरण से प्रभावित हुए हैं, जैसे जल द्वारा मृदा अपरदन तथा वायु अपरदन, जो प्रायः मानवकृत हैं। क्रियाकलाप अपने प्रदेश की कृषि समस्याओं की सूची तैयार करें। क्या आपके क्षेत्र की समस्या इस अध्याय में वर्णित समस्याओं से मिलती जुलती है अथवा भिन्न है? वर्णन करिए।